हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इकोनॉमिक हिस्ट्री के विषय में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से वैदिक इकोनॉमी के विषय में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार प्राचीन भारत में है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो देखिएगा, प्राचीन भारत में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक स्थिति है, उसके विषय में यदि हम वैदिक काल से शुरू करें तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल के अंदर है जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार है वो पशुचारण था, अर्थात पशुपालन था। पेस्टोरल इकोनॉमी वैदिक काल में हमें मिलती है और यही पेस्टोरल इकोनॉमी है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में है वो परिवर्तित हो जाती है। तो हालांकि जो कृषि का जो प्रारंभ है वो तो नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन एक व्यवस्थित कृषि का प्रारंभ हमें एक साक्ष्य के रूप में, लिटरेरी एविडेंस के रूप में हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। तो वैदिक साहित्य की जो इकोनॉमी थी, वैदिक साहित्य को या वैदिक एज को है वो हम, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक साहित्य को हम दो भागों में है वो विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। जहाँ ऋग्वैदिक काल की हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल के अंदर है वो हम 1500 BC से लेके 1000 ईस्वी तक का काल है वो हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इस ऋग्वैदिक काल है उसमें जो आर्य है उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुचारण था। लेकिन 1000 ईस्वी में जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ से हमें लोहे की अवशेष मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर जो लोहे के आविष्कार से हैं वो जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और आर्य की जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो एग्रीकल्चर हो जाता है। पशुचारण के स्थान पर है वो एग्रीकल्चर है वो हो जाता है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जो प्रारंभ है वो हमें उत्तरवैदिक काल में दिखाई देता है, जबकि एग्रीकल्चर का प्रारंभ है वो हमें जो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के अंदर भी मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक जो आर्य है उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर न होकर के पशुचारण था, पशुपालन था। वो आर्यों का है वो प्रमुख व्यवसाय था, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य है वो एक तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि यावारी जीवन वो व्यतीत करते थे और उनको जो भारतीय नारियों से उनको संघर्ष भी करना पड़ा। तो इसलिए उनकी इस जो 1500 से 1000 ईस्वी तक का जो काल है उसमें उनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो पशुचारण ही रहा और जो एग्रीकल्चर है वो एक तरह से उनका स्थान है वो गौण रहा। तो ऋग्वेद में जो 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 हम देखते हैं कि वहाँ पशुओं की तुलना में जो खेतों और कृषि के जो उल्लेख है वो बहुत कम मिलते हैं। तो और जो भूमि को संपत्ति में जो शामिल करने का जो विवरण है, संपत्ति के रूप के अंदर भूमि का जो उल्लेख है वो भी हमें नहीं मिलता है। तो आर्य और अनार्यों के बीच में जो युद्ध होता है वो भी भूमि को लेकर के न होकर के है। आर्य के जो विभिन्न कबीले हैं, आर्य और अनार्य जो कबीले, उनके मध्य युद्ध होता है वो पशुओं के लेकर के लिए होता है और भूमि अधिकृत करने के लिए नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आर्य हैं या ये ऋग्वैदिक जो काल है उसमें जो अर्थव्यवस्था है उसका जो आधार था, जो प्रमुख आधार था वो पशुपालन था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम भाग के अंदर है हमें जो कुछ कृषि के जो अवशेष है वो मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और ऋग्वेद के एक मंत्र में जहाँ जंगल साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का उल्लेख मिलता है और वहीं ऋग्वेद के एक मंत्र में हमें इंद्र द्वारा कृषि भूमि का जो विवरण है वो भी मिलता है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जंगलों को साफ करने और खेती जोतने के उपरांत बीज बोने का उल्लेख भी हमें मिलता है। जंगल साफ करने में आग का प्रयोग भी किया जाने लगा था। ऋग्वेद में जो अश्विन जो देवता है
उसमें ये उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में जो अश्विन देवता उसने मनु को हल का प्रयोग और जो की खेती करना सिखाया। इसका मतलब ऋग्वेदिक लोग खेती तो करते थे, लेकिन खेती उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। जो अवस्था है में भी हल और बैलों की सहायता से खेती किए जाने का विवरण मिलता है, जो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था है। तो कृषि को एक सामान्य और लाभप्रदक व्यवसाय समझा जाने, एक तरह से उत्तरवैदिक जो ऋग्वेदिक के अंत में है वो समझाने लगा था। और जो पासे के खेल से अपना सर्वस्व हारे हुए एक जुआरी को जुए में गंवाई हुई संपत्ति को पुनः जुटाने के लिए कृषि क्रम में ले जाने की सलाह दी जाती है। तो कहने का मतलब है कृषि का महत्व है वो एक तरह से है, वो ऋग्वेद के अंतिम चरण के अंदर है। जैसे ऋग्वेद का 10वें मंडल मिलता है, वो एक तरह से महसूस की जाने लगी थी। तो एक तरह से जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार झारणी श्रीमाली वो मानते हैं कि भारतीय अनार्यों के संपर्क स्थापित हो जाने पर आर्यों की अर्थव्यवस्था में जो कृषि का महत्वपूर्ण स्थान हो गया था, क्योंकि आर्य जन है वो दास दस्युओं का जो 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 कृषि है उसको आर्य है वो दास दस्युओं का व्यवसाय वो करते थे। तो ऋग्वेद के अंदर जहाँ तक कृषि की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक तरह से क्या है कि ऋग्वेद में क्षेत्र और उर्वरा शब्द है, और एक तरह से क्षेत्र का मतलब जो जुते हुए खेत है, और जो उर्वरा मतलब उपजाऊ जो भूमि है उसके लिए है वो इन शब्दों का उल्लेख मिलता है। और एक तरह से ऋग्वेद में जो जो कृषक के लिए है वो किनास और चर्षणी शब्दों का उल्लेख में मिलता है। और जो एक तरह से क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो हल के लिए ऋग्वेद के अंदर है वो शीर, शील और लांगल शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि एक तरह से ऋग्वेद के अंदर है वो लकड़ी के हल का शायद प्रयोग किया जाता था, और हल में फाल के अतिरिक्त है वो एक तरह से स्तेक और सुन का प्रयोग भी किया जाता था। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है कि सकर्त और सकन शब्द है वो गोबर के रूप के अंदर वो हमें प्रयोग मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ऋग्वेदिक जो आर्य वो कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए वो गोबर की खाद का प्रयोग है वो भी करते थे। तो अनाज के पक जाने पर जब जो एक तरह से जो उसको हंसिए के द्वारा काटे जाने का उल्लेख मिलता है, और उसको फिर उसके बाद के अंदर वो गठरों को बांध करके वो खलिहान में ले जाने का उल्लेख भी हमें मिलता है। और एक तरह से फसल को टिड्डियों और चिड़ियों आदि से होने वाली जो हानियाँ उसका उल्लेख भी हमें मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के अंदर जहाँ तक अनाज की हम बात करते हैं तो हमें अनाज के रूप के अंदर यव और धान्य का उल्लेख मिलता है। और जो यव और जौ के लिए है वो धान्य अनाज के सामान्य अर्थ के अंदर उपयोग किया जाता है। तो ऋग्वेद में एक ही अनाज है प्रमुख रूप से यव जौ का उल्लेख हमें एक तरह से हमें मिलता है। तो ऋग्वेद के में जो एक पंचकृष्टि है उसका उल्लेख मिलता है। इसका तात्पर्य है कि खेत को 5 बार है वो जोता जाता था, और एक तरह से कुछ खेतों में 5 फसलों का उल्लेख में मिलता है। तो क्योंकि ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज या यव का उल्लेख मिलता है, और कृष्टि का अर्थ है वो कृषण या जोतना अर्थ है वो लगाया जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल के अंदर है वो कृषि का प्रारंभ तो हो गया था, लेकिन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय नहीं था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। और इसमें जो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो पेस्टोरल इकोनॉमी थी वो एक प्रकार से गाय से जुड़ी हुई थी। गाय है वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। और हम कहें कि गाय के लिए है वो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हम ऋग्वेद में मिलते हैं, जैसे गवस्टी, गाय के लिए युद्ध होते थे, भूमि के लिए युद्ध नहीं होते थे। मतलब अर्थव्यवस्था का जो एक आधार जो प्रमुख पशु था वो गाय था। जो धनी व्यक्ति रिच पीपल होते थे उसके लिए गोमत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। गोधूम का उल्लेख मिलता है, गोधूली का शब्द मिलता है। तो गाय है वो एक तरह से अर्थव्यवस्था का आधार था ऋग्वेदिक काल के अंदर। और जो घोड़ा था वो एक प्रकार से क्या है कि एक तरह से युद्ध से संबंधित था, वो उसको घोड़े को जोड़ा गया था। तो इसमें जैसे जो विभिन्न प्रकार जो देवता हैं वो एक प्रकार से जो मरुत है, अश्विन है, पुरंदर है, उसके लिए वो घोड़े वाहन के रूप के अंदर वो उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि घोड़ा है वो युद्ध के लिए, और गाय है वो अर्थव्यवस्था का आधार है वो हमें मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, एग्रीकल्चर लोग करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर हमें जो केवल एग्रीकल्चर के रूप के अंदर है केवल एक ही जो फसल है जो का वो उल्लेख मिलता है। और जो वस्तु विनिमय के रूप के अंदर वो बार्टर सिस्टम ही था, वस्तुओं का आदान प्रदान है वो एक प्रकार से है वो किया जाता था। लेकिन उत्तरवैदिक काल के अंदर हम देखते हैं कि एक तरह से
न केवल एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी है, उसका आधार हो जाता है। क्योंकि इस समय लोहे का आविष्कार होने से है, लोहे के द्वारा एक तो जंगलों को साफ करना है, लोहे की जो कुल्हाड़ी जो का निर्माण किया गया लोहे के द्वारा, और ऐसी स्थिति के अंदर लोहे की कुल्हाड़ी के निर्माण होने से अब जंगलों को साफ करना आसान हो गया। इसलिए कृषि अब ज़्यादा एरिया के अंदर है वो होने लगी। और लोहे जो एक तरह से हल्का है, लोहे की जो फाल है उसका एक तरह से क्या है कि आविष्कार इस काल के अंदर हो चुका था, उत्तर वैदिक काल में। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो फसल है वो ज़्यादा गहराई के अंदर जोतना संभव हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऋग्वेद काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल के अंदर में एग्रीकल्चर है वो हमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर, मतलब ऋग्वेद की अपेक्षा वो ज़्यादा हमें मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण के अंदर तो क्या है कि जो हल से संबंधित जो रिचुअल्स हैं वो हमें देखने को मिलती है। और इस तरह से क्या है कि इस समय जब फसल ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फसल है वो ज़्यादा होने के कारण से क्या है कि एक तरह से विभिन्न व्यवसायों हैं उनका उदय भी है वो उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। और कृषि प्रमुख फसल होने के कारण से है वो एक तरह से जो कृष्ण के भाई बलराम है उसके लिए हलदर शब्द का है वो उपयोग किया गया है। इसमें हल है, कृषि है वो एक तरह से महत्वपूर्ण है, वो व्यवसाय है वो माना जाने लगा उत्तर वैदिक काल के अंदर है। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो भी हमें प्रारंभ होते हुए उत्तर वैदिक काल के अंदर वो दिखते हैं। तो देखिएगा जो एक तरह से उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो जो इकोनॉमी के अंदर जो चेंज आता है, अर्थात जो पेस्टोरल इकोनॉमी है वो एक तरह से क्या है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर पेस्टोरल इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर वो परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्य लोग हैं वो पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, सिंधु प्रदेश में स्थानांतरण होते हुए गंगा घाटी के अंदर बस जाते हैं। और वर्तमान में उनका निवास स्थान हरियाणा है, जो दिल्ली है, राजस्थान है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है और बंगाल का कुछ क्षेत्र है, वहाँ तक उत्तर वैदिक जो आर्य वो बस जाते हैं। तो ये जो एक तरह से ये क्षेत्र है वो कृषि के लिए अनुकूल था। और अब एक तरह से क्या है कि आर्यों का जो संघर्ष का दौर है वो एक तरह से कम हो गया था और इसलिए उन्होंने यावारी जीवन है उसको त्याग दिया था। और एक तरह से क्या है कि इसकी जो पुष्टि है वो हमें शतपथ ब्राह्मण से होती है। वहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि विदे माधव जो कथानक है उसे प्रमाणित होता है कि अब जंगलों को जलाकर के अधिकाधिक भूमि पर कृषि योग्य बनाने का जो प्रयास है वो उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देता है। तो विदे माधव वो अपने पुरोहित है वो गौतम रावगुण के साथ है वो जो अग्नि को जलाता हुआ किस प्रकार सरस्वती नदी से प्रस्थान करता है और मार्ग में स्थित वनों को जलाता हुआ बिहार के सदानी राज्य जिसको गंडक नदी कहा जाता है वहाँ जाकर बस जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि आर्य सभ्यता का प्रसार हम कहें या कृषि का जो विस्तार है वो हमें उत्तर वैदिक काल के अंदर वो दिखाई देता है। और इस तरह से उत्तरी बिहार में जो विदय राज्य है उसका संस्थापक विदय माधव को माना जाता है। तो एक तरह से क्या उत्तर वैदिक काल में लोह उपकरणों का जो प्रयोग होने लगा था जिनकी सहायता से गंगा घाटी के अंदर जो एक तरह से क्या है कि जो घने जंगल है उसको साफ करके उसको कृषि योग्य बनाने के अंदर है वो ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई लोहे के आविष्कार के कारण से। तो अथर्ववेद के अंदर वो तैत्तिरीय संहिता में कृषि शब्द का उपयोग हमें बार बार दिखाई देता है और उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंदर है वो कृषि का जो महत्व है और उसकी वृद्धि के जो प्रमाण है वो भी मिलते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो अथर्ववेद है उसमें जो कृषि क्रम और हल के प्रयोग को का जो आविष्कारक है वो प्रतिवन्य को माना गया है। और एक जगह ये भी कहा गया कि सरस्वती नदी के तट के निकट देवताओं ने मनुष्यों को मधुर रसयुक्त दिया मतलब जो दिया और इंद्र ने हल पकड़ा और मरुदगण कृषक बने। तो इस तरह से ये जो संकेत है वो इस बात का संकेत है कि अब उत्तर वैदिक जो आर्य है वो जनजातीय समाज में राजा जो राजा के सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा वो की जाती थी कि जो जनजातीय समाज है वो राजा को सहयोग दें। और पंचविश ब्राह्मण के अंदर तो क्या है कि कृषि के आधार पर है आर्य और जो व्रात्य है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो खेती नहीं करने वाले आर्यों को जो वात्य कहा गया है और उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। और जबकि जो खेती करते थे वो एक तरह से उन्होंने यावारी जीवन को त्याग करके खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो कृषि में अधिकांश जो कबीले की जो जनता जिनको विष कहा जाता था वो लगे हुए थे। और अथर्ववेद में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले जो स्वर्ण निर्मित जो हल है कि फाल के ताबीज़ है उसका विवरण हमें मिलता है। तो स्त्रियां हैं वो ताबीज़ पहन करके प्रार्थना करती थी कि जिस प्रकार हल के फाल से जुती हुई भूमि में बीज उगता है उसी प्रकार मुझसे प्रजा, पशु और
हर प्रकार के अन्न उत्पन्न हों। तो अथर्ववेद में कृषि की सफलता के लिए है वो विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स हमें मिलते हैं, और जो हल पूजन है और कृषि संबंधी कुछ धार्मिक अनुष्ठान मिलने भी प्रारंभ हो जाते हैं। रिचुअल्स हमें दिखाई देते हैं कृषि के लिए, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अच्छी फसल और कृषि की सफलता के लिए सुनसीर और सीता की स्तुति भी मिलती है। सतपथ ब्राह्मण में जुताई से संबंधित वो कर्मकांड है, उसका वर्णन हमें मिलता है। और कृषि भूमि को संबोधित करते हुए यजुर्वेद में ये उल्लेख मिलता है कि हे पृथ्वी माता, हम दीर्घायु, सुख और धन की प्राप्ति के लिए खेती कर रहे हैं। तो सतपथ ब्राह्मण में कृषि को ही भोजन कहा गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न के अन्न ही ब्रह्म है, और अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसी से सबका जीवन निर्वाह होता है। इसलिए अन्न उत्पादन ही हमारा लक्ष्य और व्रत होना चाहिए। ये उल्लेख हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तो राज्याभिषेक के अवसर पर राजपुरोहित को संबोधित करते हुए राजपुरोहित जो राजा को संबोधित करते हुए कहता था कि हे राजन, यह राज्य तुम्हें कृषि कराने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए दिया जा रहा है। मतलब उत्तर वैदिक काल में कृषि का जो महत्व प्रतिस्थापित हो चुका था, ये बात इसको इंगित करती है। और एक तरह से उत्तर वैदिक काल में जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था, वर्ण व्यवस्था एक तरह से प्रतिष्ठित हो गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अतिरिक्त उत्पादन है वो आवश्यक हो गया था, क्योंकि विभिन्न वर्णों के जो कार्य उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि एक वर्ग को है वो कृषि करना जरूरी हो गया था। तो सिद्धांत वैश्यों का कार्य है वो जो कृषि करना था, और ब्राह्मणों और क्षत्रियों में इसकी विशेष भागीदारी वो नहीं थी कृषि के अंदर है। तो उत्तर वैदिक काल में सीमित रूप में लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था, ज़्यादा मात्रा में नहीं था। तो वैदिक साहित्य में लोहे की फाल का उल्लेख हमें एक तरह से नहीं मिलता है। और नए इस काल के अंदर लोहे की फाल के पुरातात्विक उत्खनन भी मिलते हैं। केवल एटा जिले के अंदर त्रिजी खंडा के अंदर है वो हमें लोहे के जो उपकरण है वो हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि कृषि है, उसमें जो हम कहें कि जो 2, 4, 6, 8, 12 और 24 बैलों द्वारा जोते जाने का उल्लेख, हल को जोते जाने का उल्लेख मिलता है। तो इतने अधिक बैलों का प्रयोग गहराई, जुताई और सख्त भूमि को जोतने के लिए किया जाता होगा। तो हल की अधिक से अधिक 4 बैलों को जोता जाता होगा। आज से ऐसे नहीं बनाए जा सकें जितने इतने बैल जोते जाते होंगे, लेकिन वास्तव में बैलों को कृषि संबंधी किसी अनुष्ठान के संपन्न करने के लिए सांकेतिक रूप में जुए में बांध दिया जाता होगा। तो खेत जोतने के लिए नहीं, ऐसी संभावना है वो व्यक्त की जाती है। तो सतपथ ब्राह्मण में कृषि की सभी क्रियाएं जैसे जुताई है, बुआई है, कटाई है और मुंडनी है, इसका उल्लेख मिलता है। और अनाज खलिहान में छलनी द्वारा भूसे से पृथक किया जाता था। कृषि उपकरणों में हल के अतिरिक्त हंसिया है, कुदाल है, उसका वर्णन मिलता है। तो इस काल में कृषकों की विभिन्न फसलों के बोने और पकने के लिए उपयुक्त ऋतुओं की जानकारी भी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता के अंदर है जो गर्मी के अंदर पकता था, धान वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता था, शरद ऋतु के अंदर वो पकता था। तिल, सेम वर्षा ऋतु के अंदर बोए जाते थे, जाड़े में पकते थे। कोषाध्यक्ष ब्राह्मण के अनुसार जाड़े में कोई, मतलब सर्दी में कोई बोई हुई फसल चैत्र के महीने में पक जाती थी। तैत्तिरीय संहिता में 1 वर्ष में 2 फसल तैयार किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो गोबर को खाद के रूप के अंदर है वो प्रयोग किए जाने का संकेत भी हमें मिलता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता था, इसलिए खेती के लिए इसका जो संग्रह किया जाता था। अथर्ववेद में पशुओं को एक प्राकृतिक खाद का जो एक तरह से है वो उसकी उपयोगिता वो बताई गई है। तो ऋग्वेद के अंदर है वो यव का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो विभिन्न प्रकार की है वो जो फसलें हैं जिसमें अनाज, दाल, तिलहन का उल्लेख मिलता है। और वाजपेयी संहिता के अंदर चावल, मूंग, उड़द, तिल, मसूर का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में बाजरा, तिल, सरसों, अलसी, व्रीहि जो बड़े दाने वाला जो चावल है, जो 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 श्यामाक है, जो काला धान है, ईख है, उसका वर्णन मिलता है। तो इस काल के अंदर जो आर्य है वो वर्षा वाले गंगा घाटी के क्षेत्रों के अंदर है वो बस गए थे, और इसलिए वो जो प्रदेश था वो धान की खेती, चावल की खेती के लिए अनुकूल था। तो धान का उत्पादन है उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो एक तरह से बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि संभवतः गन्ने का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था। और एक तरह से R.S. शर्मा है वो मानते हैं कि जंगली किस्म का जो गन्ना है वो उत्पादन होता था। हस्तिनापुर पूरा जो एक तरह से जो उत्खनन से हैं वहाँ पर जंगली किस्म के गन्ने के जो अवशेष हमें मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अथर्ववेद के अंदर हमें चीनी का उल्लेख, शर्करा का उल्लेख भी मिलता है। ईख को जंगली किस्म का माना जाता था।
तो इस प्रकार क्या है कि सिंधु संस्कृति के लोग तो कपास का उत्पादन करते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में है वो कपास के उत्पादन का उल्लेख में नहीं मिलता है। और कृषि को हानि पहुंचाने वाले एक प्रकार कीड़े मकोड़े, पक्षी और बीजों को नष्ट करने वाले जो जीव जंतु, उनका उल्लेख भी मिलता है। टिड्डियाँ और वन्य पशु, लुटेरे आदि इसको फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, इसका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। कृषि तेज आवाज़ से पक्षियों को उड़ा करके वो फसल की रक्षा करते थे, इसका उल्लेख में मिलता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि है, बिजली की तड़क है, धूप की से फसल को जो हानि पहुंचती है उसका उल्लेख में मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर विभिन्न फसलों की सुरक्षा के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा लेने का भी उल्लेख मिलता है। तो वैदिक साहित्य में है वो, लेकिन कृषि कर का जो उल्लेख है वो हमें नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैदिक कालीन जो 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 इकोनॉमिक जो वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसका प्रारंभ तो ऋग्वैदिक काल के अंदर हो जाता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय नहीं था। उत्तर वैदिक काल के अंदर जब लोहे का आविष्कार हो गया तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कृषि है वो एक प्रकार से प्रमुख व्यवसाय है, जो आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो एक प्रकार से वो बन जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य है उसमें हमें जो 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 अतिरिक्त जो उत्पादन है उसका उल्लेख है, और लोहे के विभिन्न प्रकार के जो औजार है और जो दुर्भिक्ष वगैरह है, जो अकाल वगैरह है, उसके अंदर किस प्रकार जो फसलों को नुकसान जो पहुँचाया जाता था उससे किस प्रकार है वो रक्षा होनी चाहिए, उसके उल्लेख हमें मिलते हैं। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने के लिए दुर्भिक्ष का वर्णन भी हमें मिलता है। तो टिड्डी किस प्रकार फसलों को खा जाती थी, और जो कुओं से सिंचाई का उल्लेख भी मिलता है, नालियों से पानी खेतों में पहुँचाया जाता था। त्रिवेद में हमें सिंचाई के लिए नहर खोदने का भी उल्लेख मिलता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल के अंदर ऋग्वैदिक काल के अंदर जो आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय है, जो पशुपालन था, वो उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो एक प्रकार से जो कृषि है वो प्रमुख व्यवसाय वो बन जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जो कृषि है उसका जो विस्तार है वो एक कृषि का जो विस्तार उत्तर वैदिक काल के अंदर में दिखाई देता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।